स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोग। जी हो रही है सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर्स में इंडेंटेशन वगैरह देखेंगे, पाइथन की वेरिएबल्स टाइप्स इंटीजर्स वगैरह और या कुछ। तो बेसिकली पाइथन की आप लोगों ने जो इंस्टॉल किया होगा, एक तो पाइथन इंस्टॉल किया था और एक अ, आपने VS कोड इंस्टॉल किया था और साथ में एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की थी। पाइलैंस इंस्टॉल कर ली थी ना साथ में एक्सटेंशन में। फाइनेंस जो है वो आपको सपोर्ट करती है ये पाइथन को, और आप लोग जब भी इसमें डिबगिंग वगैरह करेंगे या पाइथन को रन करेंगे यहाँ पे कोई भी फाइल उसकी, तो पाइलेंस जो है वो उसको रन करेगा। वो आपको VS कोड के थ्रू वहाँ से उसको रन करेगा। तो बेसिकली आपके पाइथन जब भी आप रन करते हैं, पाइथन जो आपने इंस्टॉल किया है उसका एक तो आपके पास आता है कमांड लाइन इंटरफेस आता है, और एक आ जाता है। आप इसको CMD के थ्रू भी रन कर सकते हैं पाइथन को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाइथन ही लिख लें यहाँ पे, तो ये इसका कमांड लाइन इंटरफेस है पाइथन का। तो अब यहाँ पे ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो वो एक एक लाइन के थ्रू वो आपको करके भी देगा और उसको रन भी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं A = 2 कर देता हूँ, B = 3 कर देता हूँ, तो ये लाइन बाय लाइन रन हो रहा होगा, और ये कमांड लाइन इंटरफेस है आपका। ये है कि इसमें आप फाइल एज अ रन नहीं कर पाएंगे। वो फाइल रन करने के लिए आपको CMD के थ्रू ही करते हैं वैसे बेसिकली। CMD के थ्रू फाइल भी रन कर सकते हैं आप। कमांड लाइन इंटरफेस जो है, यहाँ पे आप पाइथन लिखें और आगे कोई भी फाइल नेम लिख दें, तो वो आपकी रन हो जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने इनके साथ ज़्यादा काम नहीं करना था, हमने VS कोड के थ्रू ही करना होता है, तो हम लोगों को इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो VS कोड का इंटरफेस कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल्स हैं, ये आपके फोल्डर, ये फाइल वगैरह बना देते हैं। तो अगर आपने कुछ भी यहाँ से आप अपनी मर्जी का फोल्डर बनाएं, फाइल पे क्रिएट करें, और जो एक्सटेंशन होती है पाइथन की, तो वो आपकी होती है .py होती है। तो हम लोग यहाँ पे पहले फाइल बना लेते हैं, python basics.py। ये पाइथन की फाइल हमारी क्रिएट होगी। और हम लोग जो फर्स्ट कोई भी लैंग्वेज में आप जाके कोई भी फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है वो आपका होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते होते हैं। तो उसके लिए आप प्रिंट का जो कमांड है, प्रिंट फंक्शन जो है, ये हमें प्रिंट आउट करके दे देता है इसमें। यहाँ से आप बेसिकली इसको यहाँ से रन कर लेंगे, रन किया इसको, और ये आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड का। तो बेसिकली ये आपकी पाइथन वगैरह इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे रन हो गई है। यहाँ तक सबको आ गया होगा है, क्योंकि आपने इंस्टॉल वगैरह की हुई होगी, और ये पाइथन जो है ये यहाँ से आपके प्रिंट हेलो वर्ल्ड का आ रहा है, यहाँ पे इसका रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका पाइथन इंस्टॉल हुई हुई है और प्रॉपरली वर्क कर रही है। देन हम लोग आ जाते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आपकी पाइथन में। जो आपका बेसिक जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी इंडेंटेशन होती है और स्पेसिंग होती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है पाइथन में। एक तो स्पेसिंग और इंडेंटेशन इसलिए होती है कि वो उसकी लैंग्वेज का हिस्सा है। अगर आप इंडेंटेशन ही दे रहे हो उसको प्रॉपर,
तो इसका मतलब है कि उसको समझ नहीं आ रही आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह आप किसी दूसरे इंसान को कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ और जुबान में बोले जा रहे हैं, तो उसको समझ नहीं है कि सेम इसी तरह पाइथन में भी होता है। तो एक इंडेंटेशन तो उसकी लैंग्वेज की होगी, और एक इंडेंटेशन इसकी होगी कि आप उसको रीडेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। रीडेबिलिटी मीन्स कि कोई इंसान आके रीड कर रहा है या आप खुद आके रीड कर रहे हैं, तो वो आपकी रीडिंग इजी हो। तो इस वजह से एक गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, एक बैड स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, जो ये पहले वाला लिखा हुआ है, प्रिंट 3+4 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके नीचे ये गुड स्टाइल है। तो बैड स्टाइल में ये है कि वहां पे हम लोगों ने स्पेसिंग नहीं दी हुई, तो अगर स्पेसिंग नहीं है प्रॉपर तो वो एक बैड स्टाइल है। बैड स्टाइल इस तरह के, कल को अगर 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको दोबारा आके उस फाइल को देखते हैं, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको उसकी रीडेबिलिटी में मसला होगा। या आप उस फाइल को किसी दोस्त, फ्रेंड या किसी और को वर्कर को आप देंगे, तो वहां पे उसको रीड करते हुए इशू होगा। आप में भी रीड कर जाए, आपको पता होगा कि आपने क्या किया होगा, लेकिन जब आपके फ्रेंड होगा या को वर्कर होगा, वो आप जब रीड कर रहा होगा तो उसको समझ नहीं आ रही होगी भाई अगले बंदे ने किया क्या। वहां पे प्रॉपर स्पेसिंग हुई होगी तो वो इजीली रीड कर लेगा, और वो देख के कहेगा भाई ये एक अच्छा प्रोग्रामर था जिसने इतने अच्छा काम किया हुआ। सेम यही चीज यहाँ पे आ रही है। ये जो ये आ जाते हैं कुछ करेक्टर्स वगैरह जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक, जिस तरह किसी भी लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे फुल स्टॉप का मतलब होता है कि जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अगला बंदा सवाल पूछ रहा है। सेम इसी तरह पाइथन में भी हम लोग के कुछ जो है वो पंचुएशन मार्क्स यूज होते हैं। पंचुएशन मतलब कि उसकी अपनी लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, तो वो उसके स्पेसिफिक मतलब होते हैं। अगर हम लोग वो नहीं दे रहे तो उसका मतलब है कि वो आप गलत सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, वो सिंटेक्स एरर देगा वहां पे, या कुछ और किस्म के एरर देना स्टार्ट कर देगा, और आपके रिक्वायर्ड आउटपुट्स नहीं आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ब्रैकेट्स, आ जाती हैं आपकी कर्ली ब्रैकेट्स जो है। कर्ली ब्रैकेट्स जो है ये फंक्शंस के लिए यूज होती हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स और उसके बाद हैशेस जो है ये आपके कमेंट्स के लिए यूज होता है। कमेंट्स जो है कि आप कोई रिमार्क्स वगैरह देना चाह रहे हैं डिफरेंट। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 लाइंस का कोई एक कोड लिखा हो, लेकिन आप जब उसके अंदर गो थ्रू कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जाना है, तो आपको लाइन मिलेगी नहीं, आपको इजी नहीं होगा ढूंढना उसको। तो इस वजह से आपने कमेंट्स दिए होते हैं कि ये काम इस कोड से इस लाइन के बाद हो रहा है। कि आपने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये फाइल ओपन हो रही है, तो आपने लिखा हुआ है ओपनिंग, वहां पे इसको कमेंट्स में लिख देते हैं कि हाँ रिमार्क्स है मेरे के, इसके बाद जो कोड है वो कि कोई फाइल ओपन होने का है, उसके अगला जो कोड है वो क्लोज होने का है। तो वहां पे आप अपनी अपनी लाइंस दे देते हैं कि ये कोड होता है, तो वो रीडेबिलिटी में भी इंक्रीज होता है, आपको फायदा देता है। और बाद में जब आप कोड शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी किसी और को भी उसको भी रीड करने में इजी होता है। बाद में आपने कोड ढूंढना हो कि कौन सा कोड कहाँ पे था, वहां पे इजी हो जाता है। सेम आगे जो है ये आ जाते हैं आपके डबल कोट्स। डबल कोट्स जो है ये स्ट्रिंग्स के लिए यूज होते हैं और करेक्टर्स के लिए यूज होते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब कि कोई भी वर्ड्स जो है, कोई भी सेंटेंस जो आप एज अ स्ट्रिंग लेके चलना चाह रहे हैं, जो न्यूमेरिक फॉर्म नहीं है। न्यूमेरिक के अलावा जो भी होंगे, नंबर्स के अलावा जो भी होंगे, वो सब स्ट्रिंग्स के कहलाते हैं। तो स्ट्रिंग्स को अगर आप लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो आपके डबल कोट्स में आएगा। और ये जो ट्रिपल कोट्स हैं, इसका मतलब है कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन मतलब कि अगर आप एक लाइन में कमेंट देना चाह रहे हैं, तो आप सिंगल हैश यूज करेंगे, और अगर आप मल्टीपल उसमें लेके जाना चाह रहे हैं मल्टीपल लाइंस में, तो वहाँ पे आप ट्रिपल कमेंट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इसको डिफाइन कर रही हैं, फंक्शन को बता रही हैं कि इस चीज को प्रिंट करो। और ये जो लाइन एक कोमास जो यूज हुए हैं, सिंगल कोट,
ये स्ट्रिंग का बता रहे हैं कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये जो है ये स्ट्रिंग है। हेलो वर्ल्ड जो है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी सेंटेंस है जो न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग में ये फर्क होगा कि न्यूमेरिक में आप प्लस माइनस एडिशन डिवीजन ये सब कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स में आप प्लस माइनस डिवीजन एडिशन ये सब नहीं कर सकते। तो अब हम लोग को कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट जो है वो हैश आ गया। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब पाइथन जो है वो इस जो कमेंट्स होते हैं उनको रीड नहीं करता। कमेंट्स को रीड नहीं करता, उनको छोड़ के आगे वाली लाइन को रीड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको रन करते हैं तो इसने इसको रन ही इसको वो ना ही आउटपुट में जो शो करेगा ना ही इसको रीड करेगा। तो यहाँ से प्रिंट हेलो। लेकिन अगर हम लोग इसको मल्टीपल लाइन में अगर आपने कमेंट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, तो अब यहाँ पे इसके पहले कोई कमेंट का वो लगा हुआ नहीं है, हैश नहीं लगा हुआ। जो सिंगल लाइन होता है, हैश जो है सिंगल लाइन कमेंट होता है, आप एक लाइन के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि हम मैं इसको फर्स्ट प्रोग्राम को मैं रीड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिपल कोमास यूज करते हैं। ट्रिपल कोमास के दरमियान हम लोग कमेंट डाल देंगे जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं। उसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड दोबारा आ गया और उसने इसको रीड नहीं किया कमेंट्स को। तो यहाँ पे आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप इस कमेंट्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते हो कि ऑथर नेम ये है, राइटर ये है, जो कि किसी भी प्रोग्राम में के स्टार्ट में यूजुअली लिखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों के प्रोग्रामिंग के दौरान हमें यूज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह ये मल्टीपल लाइन होगा। और अगर आप सिंगल लाइन के लिए हम हैश यूज करेंगे। इसके किसी भी उसके बाद भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी में पासवर्ड, तो ये इसको जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देगा। ये आपके कमेंट्स वगैरह हो गए। देन हम लोग आते हैं राइटिंग स्टाइल के ऊपर। राइटिंग स्टाइल जो है वो आपका पाइथन में इंडेंटेशन मैटर करती है। इंडेंटेशन मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो नेक्स्ट जो लाइन होगा, जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा वो इसी के बराबर होना चाहिए, ना कि स्पेस दे के प्रिंट। यहाँ पे ये इसको मैंने स्पेसिंग देके आगे लिखा है तो इसके ऊपर ये एरर देगा। एरर किस वजह से दे रहा है? क्योंकि इक्वली इंडेंटेड नहीं है। आपके जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा बाद में समझाऊंगा। देखिए जो एक इक्वली कोड है वो आपका बराबर होना चाहिए, उसकी इंडेंटेशन बराबर होनी चाहिए, उसको इक्वली लिखा हो। हाँ, उसकी स्पेसिंग जो है बराबर होनी चाहिए। तो ये तीन चार चीजें जो है ये अ, याद रखनी है पाइथन। देन हम लोग जो बात कर रहे थे गुड स्टाइल और बैड स्टाइल की। गुड स्टाइल और बैड स्टाइल में यह है कि हम लोग के जितने भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अ, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं या मैथमेटिकल, ये प्लस माइनस डिवाइड इक्वल साइंस,
इन सबको एक स्पेस दे के लिखते हैं वेरिएबल के साथ। तो अगर हम लोग स्पेसिंग नहीं देंगे तो वो एक बैड कोडिंग की निशानी होती है कि आप एक प्रॉपर अच्छे प्रोग्रामर नहीं हैं, क्योंकि आप ना ही किसी अपना ख्याल रख रहे हैं कि आपको बाद में दोबारा रीड करना पड़ेगा, बाद में आपको दोबारा जब चीज़ें डिबग करनी पड़ेंगी, चीज़ें दोबारा देखनी पड़ेंगी, तब भी आपको इशू होगा। और ना ही आप किसी और अपने को वर्कर का देख रहे हैं कि उनको कोई बाद में जब उन्हें रीड करना होगा तो उन्हें अपग्रेड्स करनी होंगी, चीज़ें चेंज करनी होंगी, कोई प्रोग्राम को आपने अपग्रेड करना है तो वहाँ पे उनको भी इशू आएगा। तो ये चीज़ें एक बैड प्रोग्रामर की निशानी होती हैं। तो इन चीज़ों का मैटर करती है ये सब चीज़ें। तो अब हम लोग आते हैं कि स्ट्रिंग्स और न्यूमेरिक्स में, जो कि ये जो हम लोग स्ट्रिंग्स और न्यूमेरिक्स में ये फर्क है कि न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं हम लोग उनमें प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स में आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट टू प्लस टू, तो ये हम लोगों को ये 4 दे देगा। लेकिन जब हम लोग प्रिंट करेंगे टू स्ट्रिंग में, तो ये हमारे पास एडिशन नहीं होगी, ये हमारे पास कॉन्केटिनेशन होगी। कॉन्केटिनेशन मतलब कि जो स्ट्रिंग्स हैं ये दोनों आपस में इक्वली लिखे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट होगा वो 22 आएगा। तो अब यहाँ पे ये न्यूमेरिक एडिशन जो है वो सिर्फ इसमें हुई है, यहाँ पे न्यूमेरिक एडिशन नहीं हुई। तो ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में क्या फर्क होता है। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग टू से टू को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डिवीजन का साइन डालेंगे स्ट्रिंग में तो वो हमारे पास एरर दे देगा। ये हमारे पास एरर आ गया कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते। अनसपोर्टेड ऑपरेटेंट टाइप्स फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई हैं सबको। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में फर्क सबको क्लियर हो गया। यस सर। और सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स सबको समझ आ गई। जी सर आ गई है। देन हम लोग आगे मूव करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में एरर्स कौन कौन से आते हैं। एरर्स जो हैं वो ये होते हैं कि आपको कोई भी इशू आ रहा है और कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसको रन नहीं कर पा रहा। या तो कंपाइलर का इशू आ रहा है या आपका एक्सपेक्टेड आंसर्स नहीं आ रहे। अब इसमें तीन मेन किस्म के एरर्स होते हैं। एक सिंटेक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर। तो सिंटेक्स एरर जो होते हैं, सिंटेक्स एरर इस वजह से आते हैं क्योंकि आपने जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने कोई हर्फ या जो लफ्ज आप यूज कर रहे हैं वर्ड्स वो उस लैंग्वेज के नहीं है। पाइथन में फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन का जो सिंटेक्स है प्रिंट प्रोग्रामिंग इज फन, तो यहाँ पे जो एरर है वो ये है कि आपने जो स्ट्रिंग है इसको डबल कोट्स में लिखना होता है। तो जब ये डबल कोट्स में नहीं है तो जो आपकी लैंग्वेज है वो आपने गलत बताई है। मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रही जो पाइथन अंडरस्टैंड करे। तो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि जो ये स्ट्रिंग है ये क्लोज नहीं हो रही, या इसी तरह का सिंटेक्स एरर दे देगा। और रन टाइम एरर्स जो होते हैं जो आपके रन टाइम के ऊपर एरर देते हैं।
ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आप फाइल रन कर रहे होते हैं, ठीक चल रहा है प्रोग्राम, शुरू में स्टार्टिंग में ठीक चल रहा है, आउटपुट ठीक आ रही है, इनपुट ठीक आ रहा है, लेकिन बीच में कहीं जाके वो क्रैश हो जाता है। बीच में जाके वो क्रैश हो जाएगा, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। वन ऑफ इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, न्यूमेरिक में जाके आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे आप डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं, या कहीं पे कुछ और एक्सपेक्टेड था वहां पे आप कुछ और आपने इनपुट दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे लिखना था, एज लिखनी थी, एज न्यूमेरिक में होती है, तो वहां पे आप उसको एज जो है 10 की बजाय TEN 10 लिख लेती है इंस्टेड ऑफ 10। तो वहां पे ये जब इनपुट अंदर जाएगा वहां पे जाके जो वेरिएबल है वहां पे जब स्टोर होगा, तो वहां पे समटाइम्स अगर आपने एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जाके वो आपको रन टाइम एरर दे देगा। रन टाइम मतलब ये प्रोग्राम कंपाइल ठीक हो गया, फाइल रन हो रही है, लेकिन वो बीच में जाके क्रैश कर देगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब ये वंस अगर हम लोग किसी भी न्यूमेरिक को 0 से डिवाइड करेंगे, ये भी एक रन टाइम एरर है, लेकिन रन टाइम एरर की जो मेन चीज़ ये है कि वो कंपाइल हो जाएगा, रन हो रही होगी फाइल, लेकिन आपके बीच में जाके क्रैश हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 1 और 0 है। अभी ये काफ़ी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट ये एरर के लिए देख लेते हैं हम लोग। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। यस सर। आई थिंक इंटरनेट इशू हो गया। तो बेसिकली ये है कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इंटर और ये हम लोग इसको यहाँ से तो बेसिकली ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रन टाइम एरर की। तो इसमें क्या है कि इंटर जो एज मांग रहा है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल 10 की बजाय की यहाँ पे अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो ये इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है जो इनपुट है, इस वजह से एरर दे रहा है कि जो हम लोग इनपुट वो ले रहे हैं वो स्ट्रिंग में ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रन टाइम एरर है, क्योंकि प्रोग्राम ठीक तरह से रन हुआ है, लेकिन वहां पे बाद में लेटर ऑन इशू आ गया, क्योंकि जो इनपुट था वो स्ट्रिंग में जा रही थी। यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में और उसको कैलकुलेट कर रहा था। और अगर हम यहाँ पे ये है आपका रन टाइम एरर,
सिंटैक्स एरर पे आ जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने लिखा हो कुछ प्रिंट करवा रहे हो, एंड देन आप उसको सही से लिखें, या फिर आप एक्स्ट्रा चीजें डालना स्टार्ट कर दें, जिस तरह, हाँ, इस तरह डाल दें वेरिएबल्स, ये सेमीकोलन डाल दें जो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दें जो कि उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो आपका सिंटैक्स एरर हो। जो हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वो होता है जो आपके लॉजिक में आता है, लॉजिक बिल्डिंग में आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज को सम करना था, लेकिन आप वहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन डाल के आ गए, तो ये आपकी लॉजिक गलत हो गई है कि आपने कहीं पे डालना कुछ और था लेकिन आप कुछ और लिखा है, तो वहां पे आपका लॉजिकल एरर आएगा। आपका प्रोग्राम ठीक तरीके से रन होगा, लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो गलत आ रहे होंगे। अगर आप 10 एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, 10 आंसर आए, लेकिन वहां पे 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो वो आपका लॉजिकल एरर होगा। जिस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट फ़ारेनहाइट कैलकुलस प्रिंट 5, ये आ गया। और यहाँ पे बेसिकली इसने जो है 32 में से ये माइनस करना था, तो यहाँ से ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन आ गया, तो इस वजह से जो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट का आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये एक उसका लॉजिकल एरर है कि हमारे पास जो आंसर था वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए था, बल्कि पॉजिटिव में आना चाहिए था। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर है। सबको एरर्स की समझ आ गई है? हेलो? यस सर। क्लियर है? एरर्स, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर्स। देन हम आगे मूव करते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स बेसिकली ये होते हैं कि कोई भी चीज़ जहाँ पे जिनमें आप चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं, अपना डाटा स्टोर करना है, तो वो आपका वेरिएबल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स कौन सा है जहाँ पे हम लोगों ने डाटा स्टोर किया होगा। डाटा किस में स्टोर हो रहा है? यहाँ पे एज में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो एज में स्टोर हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये एज वेरिएबल है। इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अब हम लोग ये वेरिएबल्स जो हैं वो राइट किस तरह करते हैं? वेरिएबल्स हमेशा जो होता है वो एक उसका वे होता है राइट करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप एज लिख रहे हैं, ये आपका वेरिएबल, इसका मतलब है एज अगर कैपिटल है किसी भी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को, ये जो डाटा आपने लिया हुआ है, इसको आप लेटर ऑन पूरे प्रोग्राम में आप चेंज नहीं करेंगे। इस वजह से आप उस पूरे को कैपिटल रखते हैं। इसका कांस्टेंट होता है। बेसिकली पाइथन में कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप जस्ट उसको वेरिएबल से शो करते हैं कि कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही होती। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएं, फॉर एग्जांपल जावा, सी प्लस प्लस, तो उसमें आप कुछ वर्ड्स ऐसे असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जस्ट उसके पीछे एक वर्ड लिख लेते हैं कांस्टेंट का या फाइनल का। जावा में फाइनल लिख लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आप कभी भी उस वेरिएबल को दोबारा चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो सेम इसी तरह पाइथन में तो चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिकली आप इसको कैपिटल लेटर से नोट करते हो, ताकि ये शो करते हो, ताकि ये जो है ये कभी आप इसको चेंज नहीं करें। एक मतलब डिक्लेयर कर दिया, आप उसको चेंज नहीं करें। तो आप इस तरह डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के।
आप कभी भी उसको न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करोगे, न्यूमेरिक लेटर से कभी भी किसी भी वेरिएबल को नहीं स्टार्ट करोगे। आप हमेशा उसको, एक वे होता है उसको कहते हैं कैमल लेटर्स। कैमल लेटर्स मीन्स कि आपका अगर सिंगल वर्ड है तो आप उसके सारे जितने भी उसमें लेटर्स यूज हो रहे हैं वो सब स्मॉलर होंगे, स्मॉलर लेटर। और अगर उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हसन एज, पहले वाला स्मॉल होगा और दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा और ये एज आ। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को नेम असाइन करते हो। नेम असाइनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहां पे आप इस तरह लिख रहे हो कि x इज इक्वल टू दिस, ए बी सी इज इक्वल टू दिस। आपने उनको प्रॉपर वेरिएबल नेम देने होते हैं। प्रॉपर वेरिएबल नेम देने होते हैं तो इससे ये होता है कि आप लेटर ऑन जब भी आप उनको यूज कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि इस नेम से मैंने उसको लिखा था, तो यहाँ पे वो इसी नेम से ही कॉल होगा। तो आपको वो चीज़ याद रहती है। अगर आपने एक्स वाई जी और कुछ अजीबो गरीब किस्म के नाम रखे होंगे तो वो आपको लेटर ऑन आपको मिक्स हो रहा होगा, भाई मैंने लिखा क्या था। आपको बार बार जाके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे उसमें कौन सा लिखा था और कैसा लिखा। तो इस तरह आप कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की नेमिंग करते हैं। और अगर कॉन्स्टेंट्स दो दो वर्ड्स का है तो आप उसको उसके दरमियान इंस्टेड ऑफ, जिस तरह हम लोगों ने वेरिएबल के इकट्ठा जोड़ के लिखा है, इस तरह कॉन्स्टेंट्स को नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल अगर कांस्टेंट है, हम लोग इसको हसन और इसके दरमियान ये स्पेसिंग डालेंगे, ये क्या नाम है, सॉरी नाम निकल गया, इसको डालेंगे और ये आ जाएगा आपका पेज। आप इस तरह उसको लिख देंगे। तो नेमिंग वगैरह क्लियर होगी है सबको। और जितने भी एक्सरसाइजेज वगैरह जो या जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, मैं इसमें देखना चाहूंगा कि आपने प्रॉपर उनको नेमिंग किया हो। इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जी और इस तरह के जो भी आपने नेम लिखे हैं, ये नहीं होने चाहिए आपके प्रॉपर वहाँ पे। एक नेमिंग जो है जो उसको बताए कि ये वेरिएबल है और ये उसका नेम है, तो वो उस तरीके से होना चाहिए। कांस्टेंट का कांस्टेंट के तरीके से और वेरिएबल का वेरिएबल की नेमिंग तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे छोटा ए ना हो। अगर एज लिखा हुआ है, दो वेरिएबल वेरिएबल जो है वो प्रॉपर कैमल कैमल लेटर्स में कैमल वाले तरीके से होना चाहिए। यहाँ पहले वाले का स्मॉल हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, इस तरह का। तो ये प्रैक्टिस आपने जितने भी आपकी कोडिंग हो रही होगी उन सब में आपने यूज करना है। तो अब ये चीज़ है कि वेरिएबल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। वेरिएबल्स ये होता है कि आप उसमें एक चीज एक मतलब डाटा स्टोर करवा देते हो। एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप कुछ भी चीज़ डाल दो और उसको बार बार बस वहां से लेटर ऑन कहीं पे भी आपको चाहिए आप उस बॉक्स को ओपन करो, वहां पे उस बॉक्स में से चीज़ निकाल दो। जहाँ जहाँ आपको चाहिए होगा आप वो बॉक्स वहां पे रखते जाओगे, वहां से चीज़ निकालते जाओगे। तो ये वेरिएबल्स आपके यूज होते हैं वहाँ पे। देन आ जाता है ऑपरेटेंट्स। ऑपरेटेंट्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो भी प्लस माइनस इक्वल टू डिवाइड और इस तरह के जो साइंस होते हैं आप उनको ऑपरेटेंट्स बोलते हैं। जो आपके मैथमेटिकल चीज़ें करने के, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होते हैं, वो आपके ऑपरेटर्स होते हैं। अब इक्वल का जो साइन होगा वो असाइनमेंट के लिए होगा। असाइनमेंट मतलब कि कोई चीज़ किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं तो वो असाइनमेंट हो जाएगी। तो अब इक्वल जो होती है वो हमेशा लेफ्ट असाइंड होती है, मगर लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो रहा होगा। अब यहाँ पे आप ऐसा लिखो कि 5 इज इक्वल टू हसन, तो ये एक एरर है। क्योंकि इक्वल की जो असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट मतलब कि जो चीज वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा लेफ्ट वाली चीज में स्टोर होगी। यहाँ पे 5 जो है वो हसन जो एक वेरिएबल है उसमें स्टोर नहीं हो रहा होगा।
एज कर दो। तो इसका करेक्ट वे ये होगा कि आप इसको यहाँ पे लिखो एज इज इक्वल टू 5। ये आपका करेक्ट वे होगा लिखने का। यहाँ पे इसके असाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे हो। देन ये अगेन ये इस चीज़ के बारे में काफ़ी हमें बता दिया, दोबारा इसको देख लेते हैं कि रूल फॉर वैलिड वेरिएबल नेम्स के वेरिएबल नेम में हम लोग कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें यह है कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। बट जो कभी भी आपका कोई भी वेरिएबल नेम है वो कभी भी डिजिट से बिगिन नहीं होता, वो कभी भी डिजिट से बिगिन नहीं करता है। और जिस तरह अब यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ है 99 बालून्स, ये आपका एक, इसमें वेरिएबल स्टोर तो हो जाएगा, डाटा स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि ये कभी भी आपका एक गुड कोडिंग की रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा कि आप एक गुड कोडर हैं, आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये आपके एक अच्छा नहीं है। और ये है कि डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर बेटर देन शॉर्ट नेम्स। फॉर एग्जांपल जैसा अ, अब यहाँ पे था, यहाँ पे हसन एज थी, तो अब उसकी बजाय एच ए लिखने की बजाय अगर मैं हसन एज लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बाद में मुझे रीड करने में भी आसानी होगी। लेकिन ये ना हो कि डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल जो है वो इतने बड़े हो जाएं कि हम लोगों को बाद में लाइक अच्छे खासे बड़े हो जाएं कि जिसको यूज़ करते हुए भी ये मुश्किल हो। तो अब एच एज भी काफ़ी बेटर रह जाता है यहाँ पे अगर हम लोग रखें। तो इस तरह उनके वेरिएबल नेम इस तरह होने चाहिए कि रीडेबिलिटी में भी आसानी हो, और उससे उसको देखते साथ ही